कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रात का वक्त स्नेहा बिस्तर पर बैठी थी और अंगद उसकी बगल में लेटा हुआ था। वो चुपचाप स्नेहा की तरफ देख रहा था और स्नेहा ने मुंह बनाया हुआ था। वो अब उसकी तरफ देखते हुए बोली, छोड़ दीजिए ना जिद अंगद जी, मुझे नहीं करवाना कोई ट्रीटमेंट। मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। क्या मैं आपको ऐसे पसंद नहीं हूँ? उसकी बात पर अंगद तुरंत बोला, बेशक से तुम मुझे जितना मर्जी इमोशनल ब्लैकमेल कर लो, लेकिन कल सुबह तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल में चलना ही होगा। मैं तो आज ही तुम्हें ले जाने वाला था, लेकिन तुम थक गई होगी ये सोचकर मैंने खुद को रोक लिया। पर मैं कल खुद को नहीं रोकूंगा। कल सबसे पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे, उसके बाद ही बाकी सब चीज़ डिसाइड होगी। उसकी बात पर स्नेहा मुंह बनाते हुए ही बोली, आप मेरी बात तो मानते ही नहीं हो, बस हमेशा अपनी ही मर्जी करते हो। ये बोलते हुए वो बिस्तर पर लेट गई। अंगद हंसकर बोला, अगर तुम्हें बिस्तर पर लेटना ही था तो यूं ही लेट जाती। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रोमांस करूं तो यूं ही बता देती। ऐसे गुस्सा दिखाकर बिस्तर पर ऐसे कौन लेटता है जैसे तुम लेटी हो? ये बोलते हुए उसकी गहरी निगाहें स्नेहा के बदन पर थी, जहां स्नेहा ने साड़ी पहनी हुई थी और उसका सीना पूरी तरह से ऊपर की तरफ उठा हुआ था। उसके पेट से पल्लू भी हटा हुआ था, जिसकी वजह से उसका पेट भी साफ नजर आ रहा था। उसे देखकर अंगद काफ़ी हद तक पागल तो पहले ही हो चुका था और अब बाकी की कसर भी पूरी हो रही थी। उसने स्नेहा के पेट पर अपनी 2 उंगलियां रखी तो स्नेहा कसमसा गई। वो जल्दी से अपना पल्लू सेट करते हुए बोली, मैं आपसे सच में नाराज हूँ अंगद जी, आप मेरी बात नहीं मान रहे हो। अगर मुझे आपके साथ रोमांस करना होता तो मुझे बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ही पति हैं, आपकी राय पर नहीं लेकर आई हूँ आपको जो इधर उधर के बहाने बनाऊंगी। जब चाहूँ जो चाहूँ जहाँ चाहूँ अपनी मर्जी से कर सकती हूँ। ये बोलते हुए उसने अंगद की शर्ट को हल्का सा अपनी मुट्ठी में कस लिया। अंगद उसके ऊपर झुकते हुए बोला, कुछ ज़्यादा ही नॉटी नहीं हो रही हो क्या तुम? उसकी बात पर स्नेहा तुरंत बोली, क्यों, मैं आपको नॉटी होते हुए पसंद नहीं हूँ क्या? अंगद बड़ी ही गहरी आवाज़ में बोला, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं कि तुम मुझे कैसे कैसे पसंद हो। उसकी बात पर स्नेहा का चेहरा अब शर्म से लाल होने लगा था। अंगद थोड़ा और ज़्यादा झुकते हुए बोला, बताऊं क्या तुम मुझे कैसे कैसे पसंद हो? उसकी बात पर स्नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठा दी। तो अंगद ने उसकी साड़ी का पल्लू जो दूसरी तरफ था उसे अपनी तरफ खींचा और अब अंगद ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा और बोला, वैसे एक बात बताओ, अगर मैं वहाँ टाइम पर नहीं आता तो क्या तुम मुझे सच में डिवोर्स दे देती? उसकी बात पर स्नेहा की आंखों में नमी तैर गई थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी अंगद जी, लेकिन मैं सच में उन डिवोर्स पेपर पर साइन करने ही वाली थी, क्योंकि मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अंगद ने तुरंत बोला, मेरे लिए मुझे छोड़ भी सकती हो? स्नेहा भी एक बार फिर से बोली, बस आपके लिए ही आपको छोड़ सकती हूँ, बाकी तो बेशक से कुछ भी हो जाए, आपसे दूर कभी नहीं जाऊँगी। अंगद ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हारी बात मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, क्योंकि एक वक्त था जब तुम्हारे लिए मैं भी तुमसे दूर रहा था, वरना दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं थी जो मुझे तुमसे दूर कर सके, पर तुम्हारे लिए मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी बात पर स्नेहा ने अब उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, तो फिर अब हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि आज के बाद एक दूसरे के लिए भी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। बेशक से कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। अंगद ने उसके हाथ को हल्का सा चूमा और बोला, पक्का वादा। स्नेहा मुस्कुराई और फिर अंगद की बाहों में सिमट गई। अंगद मुस्कुराते हुए बोला, जब तुम यूं मेरी बाहों में सिमटती हो तब तो तुम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो। स्नेहा का चेहरा शर्म से एक बार फिर से लाल होने लगा था और अब अंगद ने उसे चूमना शुरू कर दिया था। इधर जेल में सलाखे के पीछे बैठी हुई सोफिया इस वक्त गुस्से से पागल हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो उस दरवाजे को तोड़ दे और वहां से चली जाए। वो कभी अपना सिर दीवार पर पटक रही थी तो कभी जोरों से चिल्ला रही थी और उसकी ये हालत देखते हुए उन लोगों को कन्फर्म हो रहा था कि वो दिमागी तौर पर ठीक बिल्कुल भी नहीं है। यूं ही पूरी रात बीत गई और अब सुबह का वक्त। स्नेहा आईने के सामने खड़ी थी और रेडी हो रही थी।
अंगद उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। स्नेहा का जाने का मन तो नहीं था, पता नहीं क्यों उसे डर लग रहा था। अभी तक तो उसके दिल में एक उम्मीद थी कि वो ठीक हो सकती है, लेकिन अगर डॉक्टर ने कह दिया कि वो कभी ठीक हो ही नहीं सकती तो उसकी वो उम्मीद भी टूट जाएगी। लेकिन अंगद को पूरा यकीन था कि उसकी स्नेहा पूरी तरह से ठीक हो सकती है। उसके पैर में जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है, इसलिए वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था। हालांकि स्नेहा ने अभी भी थोड़ा सा नानुकुर किया, लेकिन अंगद उसकी बात नहीं माना और अब वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। लगभग से आधे घंटे बाद वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर ने अब स्नेहा के पैर का चेकअप करना शुरू कर दिया था। अंगद का दिल भी इस वक्त जोरों से धक धक कर रहा था। हालांकि वो जानता था कि यहाँ की टेक्नोलॉजी इंडिया की टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा आगे है और वो लोग स्नेहा के पैरों के लिए सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन फिर भी उसे टेंशन हो रही थी और उसकी वो टेंशन स्नेहा उसके चेहरे पर साफ देख सकती थी। तकरीबन 1 घंटे के टेस्ट के बाद अब अंगद और स्नेहा दोनों डॉक्टर के केबिन में बैठे थे और डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स का इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली स्नेहा की रिपोर्ट्स एक स्टाफ बॉय ने डॉक्टर के सामने लाकर रखी तो डॉक्टर ने वो फाइल खोली। स्नेहा ने तुरंत अंगद का हाथ कसकर पकड़ लिया था। वो अंगद की तरफ देखते हुए बोली, हम यहाँ से चलते हैं अंगद जी, मुझे इन रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं सुनना। अंगद ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, शांत हो जाओ बच्चे, बस 5 मिनट रुको, पहले मुझे डॉक्टर की बात सुनने दो। स्नेहा की बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी और डॉक्टर अभी भी उन रिपोर्ट्स की तरफ देख रहे थे और सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। स्नेहा का दिल इस वक्त बुरी तरह से डर रहा था। धड़कन तो अंगद के दिल की भी तेज हो चुकी थी। वो खुद स्नेहा की रिपोर्ट्स को लेकर परेशान हो रहा था। डॉक्टर के सामने ही वो दोनों बैठे थे और डॉक्टर उन रिपोर्ट्स की तरफ देख रहे थे और अब उन्होंने उन रिपोर्ट्स को वापस बंद कर साइड में रखा और फिर स्नेहा की तरफ देखते हुए बोले, आपका पैर ठीक हो सकता है मिसेज मित्तल। स्नेहा, जिसने डर की वजह से अपना चेहरा तक नीचे झुकाया हुआ था, उसने एकदम से अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया। वो डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराकर बोले, यस, आपका पैर ठीक हो सकता है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। हमें बस इसका एक छोटा सा ट्रीटमेंट करना है जो 2-3 घंटे का ही होगा और फिर उसके बाद प्रॉपर डाइटिंग, प्रॉपर मेडिसिन्स और प्रॉपर फिजियोथेरेपी लेने के बाद आपका पैर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उनकी बातें सुनते हुए स्नेहा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या सच में उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो सकता है। उसने अब तुरंत अंगद की तरफ देखा तो अंगद ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा हाँ में हिलाया। डॉक्टर अंगद की तरफ देखते हुए बोले, ये एक तरह की सर्जरी ही होगी, लेकिन इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है। बस इन्हें कुछ दिनों के लिए अपना ख्याल रखना होगा। ब्रास का सपोर्ट तो हमेशा रहेगा ही। अपने पैर पर ज़्यादा जोर ना डालें, पैर पर दबाव बनेगा तो प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर ये हल्का हल्का वॉक करेंगी, फिजियोथेरेपी लेंगी तो जल्दी ही इनका पैर ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर अंगद ने एक गहरी सांस ली और बोला, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप बस जल्दी से ट्रीटमेंट की तैयारी कीजिए। हम लोग आज ही ये ट्रीटमेंट करवाएंगे, है ना जान। ये बोलते हुए अब उसने स्नेहा की तरफ देखा तो स्नेहा जल्दी से बोली, लेकिन मुझे डर लग रहा है अंगद जी, इतनी जल्दी भी क्या है, हम कुछ दिन बाद भी तो ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं ना। डॉक्टर भी तुरंत बोले, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोग चाहे तो कुछ दिनों बाद भी ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जब पेशेंट पूरी तरह से रिलैक्स हो, उसे किसी तरह की कोई टेंशन ना हो, तब ये ट्रीटमेंट करवाना ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि फिजिकली तो मिसेज मित्तल पूरी तरह से फिट एंड फाइन है, लेकिन शायद दिमागी तौर पर वो ट्रीटमेंट के लिए प्रिपेयर नहीं है। अंगद जल्दी से बोला, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, स्नेहा इस ट्रीटमेंट के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर है और उसका ट्रीटमेंट आज ही होगा। बस मुझे उससे 2 मिनट बात करनी है, तो हम लोग आपसे बाद में बात करते हैं। उसकी बात पर डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, वाई नॉट। अंगद ने अब वापस स्नेहा की तरफ देखा तो स्नेहा अपनी जगह से उठी और अंगद भी अब उसके पीछे पीछे केबिन से बाहर आया। वो स्नेहा का हाथ पकड़कर चलने लगा तो स्नेहा ने भी अपने कदमों की स्पीड थोड़ी तेज़ की। जब भी अंगद उसके साथ चलता था तो वो काफ़ी स्लो चलता था ताकि स्नेहा को ज़्यादा परेशानी ना हो, पर यहाँ तो अंगद ने अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा तेज़ कर दिया था। स्नेहा लड़खड़ाने लगी थी।
वो जल्दी से बोली, क्या कर रहे हैं आप अंगद जी, थोड़ा धीरे चलिए ना, मैं गिर जाऊंगी। उसकी बात पर अंगद तुरंत मुंह बनाते हुए बोला, हमेशा तुम्हारी वजह से धीरे ही चलता हूँ मैं, अब क्या पूरी ज़िंदगी धीरे चलता रहूँगा? नहीं ना, मुझे अपनी स्पीड के हिसाब से चलना है। अगर तुम चल सकती हो तो ठीक है, वरना हाथ छोड़ दो मेरा। मैं अलग से चलूँगा और तुम अलग से चल लेना। सामने ही जाना है मुझे, मैं वहाँ पहले चला जाता हूँ, तुम पहुँचती रहना जब तुम्हें पहुँचना है। उसकी बात पर स्नेहा ने मुंह बनाया और बोली, अब आप मुझसे ऐसी बातें करेंगे अंगद जी? अंगद भी तुरंत बोला, तो और क्या करूं? मेरी बात सुन रही हो तुम? मेरी बात मान रही हो तुम? क्या कहा तुमने कि तुम थोड़े दिन बाद ट्रीटमेंट करवाओगी? थोड़े दिन बाद क्यों? अभी क्या है? अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हें डर लगता है और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा ये डर थोड़े दिनों में भी नहीं जाने वाला। बस तुम मुझे मनाने की कोशिश करोगी कि मैं मान जाऊं, पर मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हें इस ट्रीटमेंट से डर क्यों लग रहा है? क्या तुम नहीं चाहती कि हम दोनों साथ साथ चलें? मेरा स्पीड कम करना या फिर तुम्हारा ये लड़खड़ा कर चलना ज़रूरी है क्या? जब कोई चीज़ पॉसिबल हो सकती है तो उसके लिए इंतज़ार क्यों करना जान? तुम खुद ही कह रही थी ना कि तुम्हें जल्दी से जल्दी इंडिया जाना है। तुम्हारा भी संगम के बिना मन नहीं लग रहा, तो अब बताओ, क्या हम 1-2 महीने यहाँ पर रुक सकते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 1-2 महीने से पहले तुम ट्रीटमेंट के लिए मानोगी। उसकी बात पर स्नेहा ने अपना चेहरा झुका लिया था, और तुम्हारा ये डर क्यों है ये भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जैसे ही अंगद ने कहा, स्नेहा ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। अंगद ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, प्रेगनेंसी के वक्त जो कुछ भी हुआ उसी की वजह से डर लग रहा है ना तुम्हें? स्नेहा ने अब अपनी नज़रों को हल्का सा झुका लिया। अंगद ने एक गहरी सांस ली और बोला, वो सब हमारे हाथ में नहीं था जान, और हमारी तरफ से तो सब कुछ ठीक था। इनफैक्ट भगवान की तरफ से भी सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ घटिया लोग थे जिनकी वजह से हमें उस तकलीफ से गुजरना पड़ा। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो हमारे सामने ही कुछ खुशियाँ हैं। बस हम अपनी तरफ से देर कर रहे हैं। अब मैं और धीरे धीरे नहीं चलना चाहता जान, मैं तुम्हारे साथ भागना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि मैं आगे आगे जाऊँ और तुम मेरे पीछे पीछे, या फिर तुम आगे आगे भागो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को अधूरा महसूस करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है। आई प्रॉमिस, इस ट्रीटमेंट के बदले में अगर तुम मुझसे कोई भी डिमांड करोगी तो मैं वो डिमांड तुम्हारी ज़रूर पूरी करूँगा, पर प्लीज़ ये ट्रीटमेंट करवा लो ना। उसकी बात पर स्नेहा की आंखों में नमी आ गई थी। अब उसने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और बोली, ठीक है, मैं इस ट्रीटमेंट के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर बदले में आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अंगद ने अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाई। स्नेहा धीमी सी आवाज़ में बोली, मैं जानती हूँ पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आप नहीं चाहते कि अब मैं जल्दी कंसीव करूँ, पर मुझे कंसीव करना है अंगद जी, मुझे दोबारा प्रेग्नेंट। ये बोलते बोलते उसने अपनी नज़रों को झुका लिया था। अंगद को समझ नहीं आ रहा था कि वो स्नेहा को क्या ही जवाब दे। हाँ, ये सच था कि वो नहीं चाहता था कि स्नेहा अब दोबारा जल्दी से कंसीव करे। कम से कम 2 साल का गैप तो वो लेने का सोच ही रहा था, लेकिन अब स्नेहा की बात सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी। स्नेहा ने उसकी तरफ देखा और बोली, अगर आप मुझसे वादा करते हैं कि आप मुझे कंसीव करने में मेरा साथ देंगे तो मैं ट्रीटमेंट करवा लूँगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शर्म भी झलक रही थी और वो झिझक भी रही थी। उसके मुंह से ये बात सुनकर ही अंगद को हंसी आ रही थी। जिस तरह से स्नेहा डर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने नहीं दूसरे के पति से बात कर रही हो। अब उसने स्नेहा के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, आई प्रॉमिस, अगर तुम नेचुरली कंसीव कर लेती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अब तुम ये ट्रीटमेंट अच्छे से करवाओगे, बिल्कुल भी डरोगी नहीं। और खबरदार, अगर तुमने दोबारा मना किया तो, या फिर कोई भी ड्रामा किया तो। स्नेहा खुश होते हुए बोली, अब मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी अंगद जी। अब तो बेशक से आप 5 मिनट भी मत लगाइए, जल्दी से डॉक्टर को बोलिए वो मेरा ट्रीटमेंट कर दें। मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर अंगद ने उसका नाक खींचा और बोला, चालाक तो बहुत हो तुम। स्नेहा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। अंगद उसे लेकर वापस डॉक्टर के केबिन में आया और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद स्नेहा बिस्तर पर लेटी हुई थी और अंगद उसके सामने ही खड़ा था। उसने प्रॉमिस किया था स्नेहा से कि वो उसके ट्रीटमेंट के वक्त उसके साथ ही रहेगा,
तो अब वो बस उसके साथ ही था और डॉक्टर अपना काम कर रहे थे। स्नेहा को डर तो लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे अपने पैर में मूवमेंट महसूस होना बंद हो गया था। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पैर उसके बदन के साथ है ही नहीं। वो पूरी तरह से सुन्न हो चुका था और फिर तकरीबन 2 घंटे यूं ही बीत गए। डॉक्टर ने सर्जरी कंप्लीट कर ली थी और अंगद अभी भी स्नेहा के साथ था। डॉक्टर ने उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। अंगद अभी भी उसके साथ ही था। एक तरफ तो उसका मन कर रहा था कि वो इंडिया में कॉल करके सबको बता दे कि स्नेहा की सर्जरी हो गई है। अभी तक उसने उन लोगों को कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन दूसरी तरफ उसका मन कर रहा था कि वो सबको सरप्राइज़ देगा। और फिर फाइनली उसने अपने मन को समझा ही लिया था और किसी को कॉल करके कुछ नहीं बताया। शारदा जी और संगम का कॉल उसे आया था और वो स्नेहा के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन फिर भी उसने उन लोगों को कुछ नहीं कहा। और अब वो स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा है ना? स्नेहा तुरंत बोली, अभी तो मुझे अपना पैर ही फील नहीं हो रहा है अंगद जी। पेन तो मुझे क्या ही फील होगा, पर मुझे कब तक यूं ही रहना पड़ेगा? डॉक्टर को कहिए ना कि अब वो मुझे घर भेज दें। अंगद तुरंत बोला, अभी तुम्हें 2-3 दिन यहीं पर रहना पड़ेगा जान, अभी हम इतनी जल्दी नहीं जा सकते। उसकी बात पर स्नेहा चौंकते हुए बोली, लेकिन इसके बारे में तो आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं था। अंगद मुस्कुराया और बोला, अगर बता देता तो तुम एक बार फिर से मना कर देती, इसलिए मैंने नहीं बताया। स्नेहा अब उसकी बात सुनते हुए मुंह बना रही थी। लंदन में तकरीबन 3 दिन बाद स्नेहा अभी भी हॉस्पिटल में थी, पर आज उसे डिस्चार्ज मिलने वाला था। अब वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी। हालांकि ब्रासेस तो अभी भी उसके पैर पर लगे हुए थे, लेकिन वो आराम से चल फिर सकती थी। पहले तो 1-2 दिन उसने अंगद का सहारा लेकर चलना पड़ा था, लेकिन अब वो थोड़ा बहुत खुद से चल लेती थी और अगर उसे ज़्यादा दूर तक वॉक करनी हो तो वॉकर की हेल्प ले लेती थी या अंगद का हाथ थाम कर चल लेती थी। अंगद तो चाहता था कि अभी वो कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहे ताकि स्नेहा की केयर और भी ज़्यादा अच्छे से हो, लेकिन स्नेहा तो 5 मिनट भी अब हॉस्पिटल में नहीं रुकना चाहती थी। आज सुबह से वो लगभग 15 बार अंगद से पूछ चुकी थी कि वो लोग हॉस्पिटल से घर कब जाने वाले हैं, क्योंकि पहले तो वो लोग घर जाने वाले थे और फिर उसके बाद ही वापस इंडिया। तकरीबन आधे घंटे बाद अंगद ने स्नेहा के डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाए और फिर उसके साथ घर के लिए निकल गया। अभी वो दोनों अंगद के प्राइवेट विला के पार्किंग एरिया में आकर रुके ही थे कि स्नेहा ने हल्का सा मुंह बनाया। अंगद जो गाड़ी से उतरने ही वाला था अचानक से रुका और उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब क्या हुआ? स्नेहा मायूसी से बोली, मेरा अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा। मेरा मन कर रहा है कि बस हम यहीं से ही वापस इंडिया चलें। अंगद उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें पता है पिछले 3 दिनों से मैंने कैसे खुद को कंट्रोल में रखा है? हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ प्यार करने के लिए तड़प गया था मैं। उसकी बात पर स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अंगद तुरंत बोला, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, उसके बाद हम पक्का चलेंगे, आई प्रॉमिस। फिर मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा तुम्हें प्यार करने का बहुत मन कर रहा है। उसकी इस बात पर अब स्नेहा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। अंगद के प्यार को तो वो भी मिस कर रही थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर अंगद तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और फिर स्नेहा की तरफ आया। उसने दरवाज़ा खोला और आराम से स्नेहा को बाहर निकाला। स्नेहा चलकर भी अंदर जा सकती थी, लेकिन अंगद ने अब उसे गोद में उठा लिया था। वो नहीं चाहता था कि स्नेहा को जरा सी भी थकावट हो। वो अब उसे लेकर सीधा बेड पर आया। हॉस्पिटल में उन दोनों ने खाना खा लिया था, तो अब वो लोग आराम से रोमांस कर सकते थे। स्नेहा को बिस्तर पर बिठाकर अंगद पीछे की तरफ हटा और जल्दी से रिमोट उठाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। स्नेहा अभी भी हंस रही थी। अब वो स्नेहा के बिल्कुल करीब आया और फिर अगले ही पल स्नेहा पूरी तरह से नीचे बिस्तर पर लेट गई थी और अंगद तुरंत उसकी गर्दन पर झुककर उसे किस करने लगा था और अब स्नेहा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। तकरीबन शाम के 6 बजे वो दोनों अपने प्राइवेट विला से निकल गए थे, जहां से अब वो अपने प्राइवेट जेट की तरफ जाने वाले थे और फिर सीधा इंडिया। स्नेहा के चेहरे पर बेहद खुशी झलक रही थी। कितने दिन बाद वो सबसे मिलने वाली थी और ऊपर से उसका पैर भी पूरी तरह से ठीक हो गया था। वो जानती थी कि अभी तक अंगद ने इंडिया में किसी को उसके पैर के बारे में कुछ नहीं बताया है। अंगद तो बस उसके चेहरे की खुशी देखकर ही मुस्कुरा रहा था। पूरे रास्ते अंगद ने स्नेहा को अपनी बाहों में समेट कर रखा।
कभी उसकी गर्दन पर किस करता तो कभी उसके गालों पर, कभी उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाता तो कभी उसकी पीठ से छेड़खानियां करने लगता। बेशक से उन दोनों ने प्यार में बेहद इम्तिहान दिए हों, लेकिन अब जब वो दोनों एक दूसरे के साथ थे तो उनका प्यार पूरी तरह से मुकम्मल था। दोनों के दिल में अब बस एक ही ख्वाहिश थी जो थोड़ी सी अधूरी थी, और शायद उन दोनों की वो ख्वाहिश भी जल्द ही पूरी होने वाली थी। लेकिन फ़िलहाल तो उनका लंदन से इंडिया का सफ़र ख़त्म हुआ और वो लोग इंडिया पहुंच चुके थे। जब वो दोनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठे हुए लगभग से उन्हें 15 से 20 मिनट हो गए तो स्नेहा बाहर की तरफ देखते हुए बोली, ये हम कौन से रास्ते पर जा रहे हैं अंगद जी? ये तो मित्तल मेंशन का रास्ता नहीं है, ये तो व्यास मेंशन। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि हम लोग व्यास मेंशन ही जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले ये गुड न्यूज़ हम उनके साथ शेयर करें। स्नेहा ने उसकी बात पर मुंह बनाया और बोली, आपका ना दिमाग खराब हो गया है अंगद जी। यहाँ मैं कब से वेट कर रही हूँ कि कब मैं मित्तल मेंशन पहुँचूँ और आप मुझे व्यास मेंशन लेकर जा रहे हैं। ये बोलकर अब उसने ड्राइवर की तरफ देखा और बोली, ड्राइवर अभी इसी वक्त गाड़ी मित्तल मेंशन की तरफ घुमाओ, वरना आप लोगों को जहाँ जाना है बेशक से जाइए, मुझे नीचे उतार दीजिए ताकि मैं मित्तल मेंशन जा सकूं। उसकी बात सुनकर अंगद हैरान रह गया। वो तुरंत बोला, क्या बात है, मुंबई आकर तो तुम्हारी चाल भी बदल गई और तुम्हारे रंग भी बदल गए। वहाँ तो तुम मेरे बिना कहीं जा नहीं सकती थी और अब यहाँ तुम मेरे बिना मित्तल मेंशन भी चली जाओगी। स्नेहा नाक सिकोड़ते हुए बोली, अगर आप मुझे मित्तल मेंशन नहीं लेकर जाएंगे तो मुझे अकेले को ही जाना ही पड़ेगा। अंगद गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा ठीक है बाबा, ले चलता हूँ तुम्हें, पहले मित्तल मेंशन ही ले चलता हूँ। ये बोलकर उसने ड्राइवर की तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि ड्राइवर ने तो ऑलरेडी गाड़ी मित्तल मेंशन के रास्ते पर घुमा दी थी। अंगद तो बस ड्राइवर की तरफ भी देखता रह गया। उसकी बीबी के सामने तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। तकरीबन 15 मिनट बाद वो मित्तल मेंशन पहुँचे और अंगद गाड़ी से बाहर निकलता उससे पहले ही स्नेहा तुरंत गाड़ी से बाहर निकल गई थी और तेज कदमों से अंदर की तरफ जा रही थी। हालांकि उसे इतनी तेजी से चलना नहीं था, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। और अंगद जो अब तक हमेशा उसका हाथ थाम कर चल रहा था, आज वो भी उसकी बराबरी नहीं कर पाया। वो बस उसकी तरफ देखता रह गया और उसके होठों पर एक लंबी मुस्कुराहट भी थी। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा जैसे ही अंदर पहुंची, अंदर आते ही उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थी। वो संगम को ढूंढ रही थी और सामने ही जब उसे संगम सोफे पर बैठा हुआ नजर आया तो वो मुस्कुराते हुए बोली, संगम। बोलते हुए ही वो उसकी तरफ बढ़ गई थी। एक बार फिर से उसके कदम काफ़ी तेज हो गए थे और वहीं आभा और शारदा जी जो दोनों डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी, उन्हें तो पता भी नहीं था कि अंगद और स्नेहा आने वाले हैं। उन्होंने जैसे ही स्नेहा को भागते हुए देखा, वो दोनों जल्दी से बोली, अरे क्या कर रही हो, इतनी तेजी से क्यों भाग? ये बोलते बोलते उन दोनों की ही बोलती बंद हो गई थी। जब उन्होंने स्नेहा के पैर पर वो ब्रास देखे और स्नेहा को एकदम नॉर्मली चलते हुए देखा, दोनों के चेहरे पर ही हैरानी और खुशी एक साथ झलकने लगी थी। शारदा जी की आंखों में तो नमी भी आ गई थी। वहीं स्नेहा ने संगम को कसकर अपने सीने से लगाया हुआ था। वो स्नेहा के सीने से बिल्कुल चिपक गया था। वो मुस्कुराते हुए बोला, स्नेहा माँ आप आ गई। आपको पता है मैं आपको कितना मिस कर रहा था। मैं बस अभी आपको कॉल कर ही रहा था, लेकिन आपका नंबर भी नहीं लग रहा था। स्नेहा ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसका चेहरा पूरी तरह से अपने हाथों में थामा और उसके चेहरे को लगातार चूमना शुरू कर दिया। दरवाजे पर खड़ा अंगद ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था और शारदा जी और आभा ने अब अंगद की तरफ देखा और फिर इशारों ही इशारों में पूछा, तो अंगद ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, मेरी स्नेहा में पहले भी कोई कमी नहीं थी और अब भी उसके अंदर कोई कमी नहीं रही। वो पहले भी परफेक्ट थी और अब तो बोलते बोलते वो चुप हो गया था और उसकी मुस्कुराहट ही सब कुछ बोल रही थी। स्नेहा ने संगम को अब भी पूरी तरह से सीने से लगाया हुआ था और संगम भी उससे बिल्कुल चिपका हुआ था। तभी पीछे से आभा की आवाज़ आई, अब तुम संगम से ही मिलती रहोगी या फिर हमसे भी मिलोगी? संगम जितना तो नहीं, लेकिन हमने भी तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है, तुम्हें बहुत मिस किया है। आभा की बात सुनकर स्नेहा ने अब पलटकर पीछे की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि मित्तल फैमिली से दूर जाने पर उसे उन सब की इतनी याद आएगी और स्पेशली संगम की।
अब वो आभा की तरफ आई और अगले ही पल उसने उसका हाथ पकड़कर पहले उसके पेट की तरफ देखा, जहां अभी उसका बेबी बम्प बाहर नहीं आया था, लेकिन स्नेहा को फिर भी खुशी हो रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, कांग्रेचुलेशंस भाभी, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस भगवान करे इस बार आपको किसी की नज़र ना लगे। ये बोलकर वो तुरंत उसके गले लग गई थी। आभा ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और बोली, इस बार इस घर की खुशियों को किसी की नज़र नहीं लगेगी स्नेहा, सब कुछ अच्छा होगा। स्नेहा मुस्कुराई और आभा से अलग हुई। अब उसकी नज़रें शारदा जी पर थीं। वो तुरंत शारदा जी की तरफ गई और फिर उनके पैर छूने लगी तो शारदा जी उसे रोकते हुए बोली, कितनी बार मना किया है मैंने तुम्हें कि पैर मेरे मत छुआ करो, बेटियां पैर नहीं छूती। ये बोलते हुए उन्होंने स्नेहा के गाल पर अपना हाथ रखा और उसे अपने सीने से लगा लिया। तभी वहाँ पर पिया आई और स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, आप वापस आ गई भाभी, आपको पता है हमने आपको कितना मिस किया, और सबसे ज़्यादा तो संगम ने। वो हर रोज़ मुझसे पूछता था कि उसकी स्नेहा माँ कब आएंगी, उसकी स्नेहा माँ कब आएंगी, और मुझे खुद नहीं पता था तो मैं उसे क्या ही जवाब देती। ये बोलते हुए वो स्नेहा के करीब आई तो स्नेहा ने उसे भी अपने सीने से लगाया। संगम खुश होते हुए बोला, लेकिन अब तो मेरी स्नेहा माँ आ गई है और अब मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अब मैं उनके साथ ही रहूंगा। उसकी इस बात पर अंगद के एक्सप्रेशंस एकदम से चेंज हो गए थे और सबकी नज़रें तुरंत अंगद की तरफ ही घूम गई थी। तो सबने उसके वो बदलते हुए एक्सप्रेशंस देखे और सबकी हंसी छूट गई थी। स्नेहा का चेहरा तो शर्म से लाल हो गया था। आभा जल्दी से बोली, इतने दिन अपनी बीवी के साथ हनीमून मना कर आए हो, अब तो थोड़े दिन के लिए उसे छोड़ दो अंगद। अंगद आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला, क्यों छोड़ दूं? अगर एक दिन इंसान ने ज़्यादा खाना खा लिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरे दिन वो खाएगा नहीं। दूसरे दिन भी तो उसे भूख लगेगी और उसे खाना चाहिए ना। और मेरी बीवी मेरी वैसी ही ज़रूरत है जैसे हर इंसान के लिए खाना। ये बोलते हुए उसकी नज़रें स्नेहा पर थी और स्नेहा ने तो अब अपनी नज़रों को नीचे की तरफ झुका लिया था। अंगद ने अब संगम को अपनी तरफ खींचा और बोला, तुम्हें तुम्हारे डैड की याद नहीं आई क्या? संगम तुरंत बोला, आई थी डैड, लेकिन सबसे ज़्यादा स्नेहा माँ की, आपकी तो बस थोड़ी सी आई थी। उसकी बात पर अंगद हंसने लगा था। अगर पहले जब उसकी स्नेहा से नई नई शादी हुई थी तब उसने ये बात सुनी होती तो वो पक्का जल भून कर राख हो जाता, लेकिन अभी तो उसे संगम के मुंह से ये सारी बातें सुनकर अच्छा फील हो रहा था। स्नेहा और संगम में सौतेला जैसा तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ अपनापन और प्यार था, और वो भी बहुत ज़्यादा। शारदा जी अंगद की तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों जाओ ऊपर रूम में और थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं तुम दोनों के लिए चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। स्नेहा तुरंत बोली, अरे आप सब लोगों ने मेरे पैर की तरफ तो देखा ही नहीं, आपको पता है मेरा पैर ठीक हो गया है। अंगद जी ने मेरा ट्रीटमेंट करवाया और अब मुझे चलते टाइम बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। उसकी बात पर आभा हंसी और बोली, तुम्हें लग रहा है कि हमने तुम्हारा पैर नहीं देखा, लेकिन जब तुम घर के अंदर आ रही थी तभी हमारी नज़र तुम्हारे पैरों पर चली गई थी स्नेहा, और हम सब तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। स्नेहा के होठों की मुस्कुराहट और भी लंबी हो गई थी। पिया भी तुरंत बोली, और हाँ, मैंने भी आपको देखते ही आपका पैर नोटिस कर लिया था भाभी, और आपको यूं देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। स्नेहा ने अब अंगद की तरफ देखा। अंगद तुरंत बोला, अब चले रूम में, एक्चुअली मैं थोड़ा ज़्यादा थक गया हूँ तो मैं बस रेस्ट करना चाहता हूँ। आभा हंसकर बोली, वैसे रेस्ट तो तुम अकेले भी कर सकते हो अंगद, अगर स्नेहा यहाँ पर रुकना चाहती है तो उसे रुकने दो ना, वो यहीं पर चाय नाश्ता कर लेगी। स्नेहा तुरंत बोली, नहीं भाभी, मैं भी ऊपर ही जाती हूँ, एक्चुअली थोड़ा सा तो मैं भी थक गई हूँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एकदम से नर्वसनेस आ गई थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही कहे, और उसकी बात सुनकर एक बार फिर से सब हंसने लगे थे। अंगद और स्नेहा की शादी को लगभग से 1 साल होने को आया था और अभी भी उन दोनों का रोमांस ऐसा था जैसे बस कुछ ही दिन पहले उनकी शादी हुई हो। अंगद ने स्नेहा का हाथ पकड़ा और बोला, आओ मैं तुम्हें ऊपर लेकर चलता हूँ, कहीं सीढ़ियाँ चढ़ने में तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। स्नेहा की नज़रें खुद ब खुद आभा और शारदा जी की तरफ उठ गई थी। वो दोनों किचन की तरफ घूमते हुए बोली, हमने तो कुछ नहीं देखा। उनकी बात सुनकर स्नेहा का चेहरा तो किसी सेब की तरह लाल हो गया था। संगम जल्दी से बोला,
लेकिन मुझे भी तो लेकर चलो ना स्नेहा माँ, मैं भी आप लोगों के साथ ऊपर चलूँगा, मुझे अब थोड़ा टाइम आपके साथ स्पेंड करना है। पिया तुरंत उसके पास आई और बोली, तुम पहले मेरे साथ चलो, जल्दी से अपना होमवर्क खत्म करो, रात होने को है और अभी तक तुमने अपना होमवर्क खत्म नहीं किया। कल स्कूल कैसे जाओगे? उसकी बात पर संगम ने अपना माथा पीट लिया और बोला, अरे ये तो मैं भूल ही गया। पिया हंसी और उसे अपने साथ ले गई और अंगद भी अब हल्का सा नीचे की तरफ झुका। वो स्नेहा को अपनी गोद में उठाने ही वाला था, लेकिन स्नेहा ने तुरंत उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, नहीं अंगद जी, मैं खुद से चलूंगी प्लीज़। उसकी बात पर अंगद उसे मना नहीं कर पाया और अब वो उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़ रहा था। स्नेहा के होठों पर मुस्कुराहट अभी भी बरकरार थी। वो दोनों रूम में आए तो स्नेहा क्लोजेट की तरफ बढ़ने लगी। वो कपड़े बदलने का सोच रही थी, लेकिन अंगद उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर लेकर आया और दूसरे ही पल स्नेहा नीचे बिस्तर पर लेटी हुई थी और अंगद पूरी तरह से उसके ऊपर झुका हुआ था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारी डिमांड जल्दी से पूरी कर दूँ। स्नेहा ने चौंकते हुए पूछा, कैसी डिमांड? अंगद अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोला, वो तुमने मुझसे बेबी की डिमांड की थी ना, तुम चाहती थी कि तुम जल्दी ही कंसीव कर लो। तो मैं सोच रहा हूँ बाकी सब छोड़कर पहले मैं तुम्हारी इसी डिमांड पर थोड़ा फोकस क्यों ना कर दूँ। उसकी बातों का मतलब समझते हुए स्नेहा उसे घूरने लगी थी। अंगद जल्दी से बोला, अरे ऐसे क्या देख रही हो मुझे, मैं तो तुम्हारी ही डिमांड पूरी करने के बारे में सोच रहा हूँ। स्नेहा उसके कंधे पर अपना हाथ कसते हुए बोली, आजकल ना आप बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगे हैं अंगद जी। आपको पता है नीचे मुझे कितनी शर्म आ रही थी और अब ऊपर आकर आपकी ये बातें। हाँ मैं मानती हूँ मैंने आपके सामने डिमांड रखी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी सब छोड़कर पहले मेरी डिमांड पूरी करने में लग जाओ। आप जाइए, जाकर पहले थोड़ा अपना काम वाम देखिए और अपने कपड़े भी चेंज कर लीजिए। कल से यही कपड़े पहन रखे हैं आपने और मुझे भी कपड़े चेंज। ये बोलते बोलते वो अचानक से चुप हो गई और उसकी बॉडी में एक हलचल सी होने लगी जब अंगद ने अपना हाथ उसकी पीठ पर ले गया और उसने स्नेहा के ब्लाउज की डोरियों में अपनी उंगलियां उलझानी शुरू कर दी। कुछ पल बाद स्नेहा अंगड़ाई लेते हुए बोली, क्या है अंगद जी, छोड़िए ना मुझे, मुझे नीचे जाना है और सासू माँ ने कहा था कि वो हमारे लिए चाय नाश्ता ऊपर ही भेजेंगी, तो किसी भी वक्त कोई भी आ सकता है। अंगद बड़े ही इंटेंस वॉइस में बोला, चाय नाश्ते का तो पता नहीं, लेकिन मेरा तुम्हें। तभी अचानक से दरवाज़ा नॉक हुआ और उन दोनों की आंखें खुल गई थी। अंगद नजरें घुमाकर दरवाजे की तरफ देख रहा था और स्नेहा जोरों से हंस रही थी। अब अंगद ने वापस स्नेहा की तरफ देखा और उसे घूरने लगा। स्नेहा ने तुरंत अपनी हंसी को कंट्रोल किया, लेकिन दूसरे ही पल उसकी हंसी फिर से छूट गई और अंगद भी अब उसके साथ हंसने लगा था। अंगद ने दरवाज़ा खोला। सामने ही सर्वेंट खड़ी थी जो उन दोनों के लिए जूस और कुछ स्नैक्स लेकर आई थी। अभी थोड़ी ही देर में डिनर होने वाला था, तो शारदा जी ने बस हल्का फुल्का खाना ही उन दोनों के लिए भिजवाया था। अंगद ने वो टेबल पर रखवाया और फिर वो सर्वेंट वहाँ से चली गई। अब अंगद ने वो ट्रे अपने हाथों में उठाई और फिर स्नेहा की तरफ लेकर आया। उसने स्नेहा की तरफ जूस बढ़ाया तो स्नेहा ने चुपचाप वो जो अपने हाथ में ले लिया था वो अंगद की तरफ देखते हुए थोड़ा शर्मा कर ही बोली, आप सच में मेरी डिमांड पूरी करेंगे ना अंगद जी? अंगद ने उसे घूर कर देखा और बोला, बिल्कुल भी नहीं, वो तो मैं बस तुम्हारे मज़े ले रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रोमांस नहीं करूँगा, वो किए बिना तो मैं एक दिन भी नहीं रह सकता, बट तुम्हारी डिमांड 1-2 महीने से पहले पूरी नहीं हो सकती। अभी कुछ दिन पहले तुम्हारे साथ वो सब हुआ है, तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी ये सब ठीक है। तुम अभी थोड़ी वीक हो, लेकिन जैसे ही तुम पहले की तरह अपनी डाइट मेंटेन कर लोगी, बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाओगी। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें इंतज़ार नहीं करवाऊंगा। और वैसे भी अभी आभा भाभी प्रेग्नेंट हैं, तो मैं चाहता हूँ पहले हम उनकी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करें, उसके बाद ही हम अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सोचें। उसकी बात पर स्नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मतलब अंगद की बात उसे पूरी तरह से मंजूर थी। उसने अब अपना जूस फिनिश किया और साथ में कुछ स्नैक्स भी खाए और फिर वो बिस्तर से उठी और क्लोजेट से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। अंगद बेड पर बैठा था और अपना काम वगैरह देख रहा था। काफ़ी दिन हो गए थे उसे ऑफिस गए और हॉस्पिटल में होने की वजह से वो ऑनलाइन भी सब कुछ अच्छे से नहीं देख पा रहा था।
इसलिए आज तो नहीं, लेकिन कल वो पक्का ऑफिस जाने वाला था। यूं ही कुछ दिन बीत गए। लगभग से 2 महीने बाद स्नेहा अपने रूम में थी, तभी रूम का दरवाज़ा खुला और संगम अंदर की तरफ आया। उसके हाथ में एक टैब था जिस पर उसने एक ऑनलाइन गिफ्ट वेबसाइट खोल रखी थी। वो अपना टैब लेकर स्नेहा के पास आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, स्नेहा माँ प्लीज़ बताओ ना, आपको क्या पसंद है, मैं आपके लिए वही ऑर्डर करूँगा। मैं कब से इस वेबसाइट पर चेक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप प्लीज़ मुझे बता दो ना, आपको क्या पसंद है। मैं आपको आपके बर्थडे पर वही गिफ्ट देना चाहता हूँ जो आपको पसंद हो। उसकी बात पर स्नेहा मुस्कुराई। उसने संगम को अपनी गोद में खींचा और बोली, आपको मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया का जो सबसे खूबसूरत गिफ्ट मेरे लिए हो सकता है ना, वो ऑलरेडी आप मुझे दे चुके हो। संगम हैरानी से बोला, लेकिन मैंने तो आपको कोई गिफ्ट दिया ही नहीं स्नेहा माँ। स्नेहा हंसकर बोली, आप खुद ही तो वो गिफ्ट हो संगम, अब आपसे बढ़कर मेरे लिए क्या ही होगा। उसकी बात पर संगम मुंह बनाते हुए बोला, क्या है स्नेहा माँ, प्लीज़ बता दो ना, आप मुझे बातों में घुमा रही हो। मैंने दादी माँ से भी पूछा, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो भी परेशान है ये सोच सोच कर कि वो आपको क्या दें। मैंने आभा ताई जी से पूछा कि मैं आपको क्या दूं, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बल्कि वो मुझसे पूछ रही थी कि वो आपको क्या दें, उस चीज़ में मैं उन्हें कुछ सजेस्ट करूं। अब आप ही बताइए, जब मुझे खुद कुछ नहीं पता तो मैं उन लोगों की क्या हेल्प करूं। स्नेहा उसकी बातों पर मुस्कुरा रही थी। इस वक्त उसके दिल में जो खुशी हो रही थी वो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। पूरा घर उसके बारे में सोच रहा है, सब लोग उससे कितना प्यार करते हैं, इस बात पर वो कैसे ही खुश ना होती। तभी संगम कुछ सोचते हुए बोला, मैं एक काम करता हूँ, मैं डैड को कॉल करता हूँ, उनसे मैं पूछूंगा कि मैं आपको आपके बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूँ। ये बोलकर जैसे ही वो वहाँ से उठने लगा, स्नेहा ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में भरकर रोका और बोली, नहीं, आप अपने डैड को कॉल नहीं करोगे संगम। संगम ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन क्यों स्नेहा माँ। स्नेहा के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि संगम अंगद को कॉल करे। क्या पता अंगद को उसका बर्थडे याद भी है या नहीं। वैसे तो स्नेहा को पूरा यकीन था कि अंगद को उसका बर्थडे याद होगा, लेकिन अगर उसे उसका बर्थडे याद नहीं है फिर तो स्नेहा अच्छे से अंगद की क्लास लेने वाली थी, और ऐसे में वो कैसे ही संगम को अंगद को अपना बर्थडे याद दिलाने में हेल्प करने दे सकती थी। वो जल्दी से बोली, अच्छा ठीक है, आपको किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं ही आपकी हेल्प कर देती हूँ। आप एक काम कीजिए, मुझे कुछ रेड रोजेस दे दीजिए, क्योंकि मुझे रेड रोजेस बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप मुझे मेरे बर्थडे पर रेड रोजेस दोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। संगम मुंह बनाते हुए बोला, बस सिर्फ रेड रोजेस और कुछ नहीं। स्नेहा को सोचते हुए बोली, अच्छा ठीक है, साथ में एक चॉकलेट भी, वो भी बड़ी वाली। अब इतना तो काफ़ी है ना। संगम नाक सिकोड़ते हुए बोला, लेकिन मैंने तो सोचा था कि मैं आपको बहुत कुछ दूंगा स्नेहा माँ, पर आपने तो सिर्फ 2 ही डिमांड की है। स्नेहा ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, जब आप बड़े हो जाओगे ना तब आप मुझे बड़े बड़े गिफ्ट देना, लेकिन फिलहाल आप छोटे हो ना, तो आप बस मुझे इतना ही दे दो, यही काफ़ी है। और साथ में एक वादा भी कि आप हमेशा ही अपनी स्नेहा माँ को इतना प्यार करोगे, कभी अपनी स्नेहा माँ को प्यार करना कम नहीं करोगे। उसकी बात पर संगम ने तुरंत उसका गाल चूम लिया और बोला, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता स्नेहा माँ। संगम मित्तल इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी स्नेहा माँ से ही करता है और हमेशा अपनी स्नेहा माँ से ही करेगा। आप तो संगम मित्तल की शान हो, जान। ये बोलते हुए उसने अचानक से ही स्नेहा का गाल हल्का सा खींच लिया तो स्नेहा तो हैरान रह गई। अब संगम वहाँ से भाग गया था, लेकिन स्नेहा संगम के बारे में सोच रही थी। वो एकदम अंगद की तरह बात कर रहा था, जैसे अंगद बोलता है अंगद मित्तल, वैसे ही संगम बोल रहा था संगम मित्तल। ऐसा नहीं है कि स्नेहा चाहती थी कि संगम सबसे ज़्यादा प्यार उसे करे, वो बस ये चाहती थी कि वो उसे हमेशा यही प्यार और रिस्पेक्ट दे जो वो अब उसे देता है। वो अब हंसने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ अंगद ऑफिस में बैठा था, तभी आशुतोष उसके सामने आकर खड़ा हुआ। आशुतोष ने हल्का सा अपना सर झुकाकर कहा, आपने मुझे जो अरेंजमेंट करने के लिए कहा था वो मैंने कर दिए सर। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं स्नेहा मैडम को कॉल कर दूं। उसकी बात सुनकर अंगद ने तुरंत अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा।
जहाँ पर अभी तो सिर्फ 8 बजे थे, 12 बजने में अभी 4 घंटे बाकी थे। इतनी जल्दी स्नेहा को कॉल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। वो आशुतोष की तरफ देखते हुए बोला, नहीं अभी मत करो, अभी 2-3 घंटे हमें रुकना होगा। जब 12 बजने में लगभग से 1 घंटा कम होगा तभी तुम स्नेहा को कॉल करना। तब तक तुम भी ऑफिस में बैठो और मैं भी यहीं बैठता हूँ। ये बोलते हुए अब उसने मुंह बनाया। वो स्नेहा को सरप्राइज देने वाला था और उस सरप्राइज के चक्कर में अब वो घर पर नहीं जा सकता था। जबकि स्नेहा अब सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आई। नीचे आते ही उसकी नज़रें दरवाजे की तरफ थी। वो अंगद का इंतज़ार कर रही थी। हमेशा अंगद 8 साढ़े 8 बजे के बीच में आ जाता था, लेकिन आज वो अभी तक नहीं आया था। तभी आभा वहाँ पर आई और स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, अंगद का इंतज़ार कर रही हो? स्नेहा ने मुस्कुराकर अपना चेहरा हाँ में हिलाया। आभा हंसकर बोली, आ जाएगा वो थोड़ी देर में, तुम ये खाकर बताओ कैसा है। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई इमली की कटोरी को स्नेहा के आगे कर दिया। तो स्नेहा की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से बोली, क्या कर रही हो आप आभा भाभी? आपके पास इतनी सारी इमली कहाँ से आई? आभा हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, इतनी सारी कहाँ है, बस एक कटोरी तो है। एक कटोरी मैंने खा ली है और अब ये बस इतनी सी बची है। स्नेहा की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। उसने तुरंत आभा के हाथों से वो कटोरी ली और बोली, खबरदार, अगर अब आपने ज़रा सी भी इमली और खाई तो आपको पता है इतनी इमली खाना अच्छी बात नहीं होती। आभा उसे घूरते हुए बोली, मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारे साथ इमली शेयर करूंगी, लेकिन यहाँ तो तुमने मुझसे मेरी ही इमली छीन ली। स्नेहा, अगर तुम्हारी जगह बड़ी माँ होती तो मैं समझती कि वो मुझे रोक रही हैं। उन्हें मेरी फीलिंग समझ नहीं आ रही, इसलिए वो मुझे इमली खाने से मना कर रही हैं। लेकिन तुम तो मेरी फीलिंग समझ सकती हो ना स्नेहा, और तुम भी मुझे इमली खाने से मना कर रही हो। प्लीज़ मुझे मेरी इमली वापस दो। मेरी ही गलती है जो मैंने अपनी इमली तुम्हारे साथ शेयर करने का सोचा। स्नेहा ने उस इमली की कटोरी की तरफ देखा। वो आभा की फीलिंग बहुत अच्छी तरह से समझ सकती थी, लेकिन फिलहाल तो उसका खुद का वो इमली खाने का बहुत मन कर रहा था। आभा ऑलरेडी एक कटोरी खा चुकी थी और अगर उन दोनों ने वो इमली शेयर की तो स्नेहा के हिस्से तो आधी इमली आएगी। ऐसे में आभा ने तो उस इमली से अपना पेट भर लिया, लेकिन स्नेहा को तो थोड़ी सी इमली मिलेगी। ये सोचकर उसने तुरंत आभा के हाथों से वो इमली छीन ली थी। वो जल्दी से बोली, मैं आपको इमली नहीं दूंगी भाभी। मैं एक काम करती हूँ, मैं इमली फेंक देती हूँ ताकि आप इसे ना खा पाओ। मैं आपको ये इमली नहीं खाने दे सकती क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो सकती है। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ एकदम से भारी हो गई थी, जैसे वो इमली के कटोरे में इमली नहीं बल्कि बंदूक की गोलियां हो। अब वो कटोरी लेकर ऊपर की तरफ जाने लगी तो आभा जल्दी से बोली, अब तुम इसे ऊपर लेकर क्यों जा रही हो? अगर तुम्हें इसे फेंकना है तो नीचे भी तो फेंक सकती हो ना। स्नेहा एकदम मासूमियत से बोली, नहीं मैं इसे नीचे नहीं फेंक सकती भाभी, इसे मैं ऊपर फेंकूंगी ताकि आप इसे दोबारा ना ले लो। ये बोलकर वो तुरंत ऊपर की तरफ चली गई और आभा बस उसकी तरफ देखती रह गई। और अब रूम में आकर स्नेहा बेड पर बैठी और तुरंत वो इमली खाने लगी। वो खट्टी मीठी इमली खाकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा दिन बन गया हो। पूरे दिन से वो कुछ मिस कर रही थी। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो है जो उसे चाहिए, लेकिन क्या उसे समझ नहीं आ रहा था। पर वो इमली खाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे उसे जन्नत मिल गई हो। स्नेहा बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसे अंगद के आने का इंतज़ार था। वो सामने वॉल क्लॉक की तरफ देखते हुए बोली, अब तो अंगद जी को आ जाना चाहिए था। अंगद जी अब तक आए क्यों नहीं? मैं एक काम करती हूँ, उन्हें कॉल करती हूँ। ये बोलकर अब उसने अपना फ़ोन अपने हाथ में लिया और फिर अंगद को कॉल करने लगी। सामने से अंगद ने कॉल रिसीव किया। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।